हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी की बुक है 6 क्लास की, उसमें ज्योग्राफी में आज हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक एक चैप्टर तीनों के फिजिक्स सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी तीनों के हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है। इसको आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी ट्वेल्थ करके तुरंत, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी पहले से ही सिंसियर होते हैं और इस समय टाइम भी है, तो ट्वेल्थ के तुरंत बाद वो अपनी एनसीईआरटी तैयार करने की कोशिश करते हैं। इस समय खाली समय है, तो जिन लोगों के छोटे भाई हों जो मतलब अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा भी आप लोगों को लगे तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप की चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये ग्लोब का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो ये ग्लोब है जो ये ये सुई जो इसमें लगाई गई है, ये सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए इसमें इस तरीके से, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और इसके जो बिंदु हैं जहां से ये देखिए एंट्री करती है ये सुई, तो ये और ये दोनों क्या है, अक्ष है। ठीक है, ये इसके ध्रुव हैं, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसको घुमाया जा सकता है। तो और ये जो यहाँ पर जो ये अक्ष है इसका, इसको अक्ष कहते हैं, जो कि वास्तव वास्तव में नहीं है, लेकिन वो अपने अक्ष पे ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, उसमें कोई सुई टाइप की कोई चीज नहीं है। तो यही है यहाँ पर कहा गया। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। हम इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, वो वाली रेखा तो ऐसे ऐसे थी, ठीक है, जिसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विषुवत वृत्त, ये देखिए विषुवत वृत्त बीचों बीच से इसको काटती है जो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और और आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अब ये देखिए, विषुवत वृत्त है, इसके समांतर ये रेखाएं हैं इस टाइप से जो ऐसे चलती हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अक्षांश या समांतर रेखाएं। ठीक है, इनको ही अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, मतलब विषुवत वृत्त है वो शून्य अंश अक्षांश होती है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। विषुवत वृत्त जो है इसका माप क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 360 डिग्री पूरी पृथ्वी है, और इस इससे इधर भी आप 90 डिग्री पे हैं, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी, और 1/4 है। ठीक है, जहां पर ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये देखिए 90 डिग्री यहाँ से ऊपर ये उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे ऊ या दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में है, में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, मतलब ऊपर की तरफ है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2
ये तो 2.3 है, ठीक है। स्पष्ट है, जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है, ठीक है। जितना विषुवत वृत्त से आप दूर जाएंगे उतना अक्षांशों का आकार घटता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है, ठीक है। तो जो ये अक्षांश है, ये जितना बड़ा होगा अगला इससे छोटा होगा। जितना भी अक्षांश आप विषुवत वृत्त से दूर जाते जाएंगे, ये देखिए छोटा होता जा रहा है, ठीक है। ये चीज आप चाहे ऊपर उत्तरी में देख लें चाहे दक्षिणी में, दोनों में एक ही बात है, ठीक। अब देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त को 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव अक्षांश जो है वो 90 डिग्री उत्तरी है। दक्षिणी ध्रुव अक्षांश है वो आपका 90 डिग्री दक्षिणी। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये कौन कौन सी हैं? एक है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी है, तो कर्क रेखा की यहाँ पे माप कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है। विषुवत वृत्त के, ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। और विषुवत रेखा के 66 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ठीक है। तो ये चारों रेखाएं आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधी, उष्ण मतलब सूखा हुआ, ठीक है, कटिबंध कहा जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से ये देखिए उदाहरण दिखाया है कि यहाँ पे देखिए टार्च है, टार्च को एक तरीके से सूरज मान लीजिए और ये एकदम सीधा हम लोगों का सिर मान लीजिए। तो सिर पे जब सीधी सीधी पड़ रही है कोई चीज, सीधी अगर प्रकाश पड़ता है तो उसमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है। और अब देखिए अगला देखिए कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश या दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। सूर्य की तरफ सूर्य की तिरछी किरणें होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए ये देखिए, ये रोशनी तिरछी पड़ रही है तो गर्मी तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर आता है शीत कटिबंध। इसमें क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हम लोगों ने देख ली थी कि जो ग्लोब थी उस पे ये समांतर रेखाएं इस टाइप से दी थी विषुवत वृत्त के, वो सारी अक्षांश रेखाएं थी। अब यहाँ देशांतर रेखाएं देख लीजिए, ये इस टाइप से जो इस तरीके से बनी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है? देशांतर रेखा। आगे देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक हिंद महासागर एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ये क्वेश्चन आपको अभी लास्ट में जो इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको मिलेगा कि ध्रुवों के तरफ जाने पर घटती है और जब ध्रुवों पे पहुंच जाती है तब जो देशांतर है इनके मान शून्य हो जाता है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए सारी यामोत्तर यहाँ पे मिल रही है तो ये शून्य हो गया आपका, ठीक है, ये शून्य हो गया आपका। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, ठीक है। अक्षांश जो है वो जितना ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे थे उतना वो कम होती जा रही थी, लेकिन इसमें जो है इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं ये सभी इनकी इनके लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ इन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है, ठीक है, 0 देशांतर है, ठीक है। ग्रीनिच जो है उसका मान कितना है? 0 देशांतर। यहां से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी की दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए
किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू तथा पश्चिम के लिए पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब ये देखिए ग्रिड बनी है, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं इस तरीके से बनी हुई हैं। तो ये देखिए ग्रिड एक बन गया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है। अब उस बिंदु को देखें जहां से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। ठीक ठीक है। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं दोनों को, जहां पर काटता होगा वहीं पर। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो यहाँ पर वर्ल्ड का मैप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीजें उन्हें देखते हैं। हाँ, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है वो आपका प्रतिदिन प्रतिदिन होता है। और आगे क्या है यहाँ पर, एक मिनट, कहाँ से था। अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग पूर्व में है। ग्रीनिच जो इंग्लैंड के पूर्व में है। अभी आगे आप लोग देखेंगे। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजे होते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना हुआ, 60, 15 गुणे 4। ठीक है। 15 गुणे मतलब 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। ठीक। जब जब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में का समय, 15 डिग्री पूर्व का समय आपको निकालना है तो उसके लिए है। ठीक है। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा। 1 घंटा पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो घट जाएगा। वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय अंतर में अंतर। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है, एक मिनट, अंतर होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो ये देखिए 82.5 डिग्री जो पूर्वी है, ये भारत का मानक यामोत्तर समय है। ठीक है। इसी के आधार पे पूरे भारत का जो टाइम है उसको निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो स्थानीय समय मानक समय माना है इस, हाँ, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी के आधार पे कबीर भोपाल, ये तो फालतू की चीजें हैं, यहाँ पे मेन चीजों को देखते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं, मतलब 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। ठीक है। हम लोगों का जो समय है लंदन से। ठीक। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाया गया। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। भारत में सिर्फ एक ही है और रूस में अलग 11 मानक समय। इसका मतलब वहां 11 ऐसी जगह होंगी कि जिनमें टाइम एक ही देश में 11 अलग अलग
प्रकार का समय होगा। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक, इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये आप लोगों के लिए। कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर उसका रिप्लाई मैं करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी वो दी गई है एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें है प्रमुख यामोत्तर का मान है, तो प्रमुख यामोत्तर कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, ग्रीनिच समय जो है वो 0 डिग्री वहां से शुरू होता है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो ये ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो 360 है टोटल आपकी। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है, अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का, ये हम लोगों ने अभी बात की थी इसके बारे में। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर अभी हम लोगों ने बात की थी 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, जीरो यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही लिखा था, ये देखिए इसी में आंसर है, प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। ठीक, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घटती है। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव वृत्त ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरीके से ये दोनों जो एक्सरसाइज है ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये चैप्टर देखने के बाद ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि जितना आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पे चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे। अभी 6 क्लास में ही देखिए आपका सेकंड चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से 7th ईयर तक पहुंचेंगे तो काफी चीजें आपको हो जाएंगी। और पहली बात तो लोग काफी कम देख रहे हैं, ये तो मैंने आज थोड़ा सा फील किया। पहली वीडियो तो काफी लोगों ने देखी, फिर अभी जो आज डाली थी उनको तो काफी कम लोगों ने, मतलब कल डाली थी, ये एक दिन पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ये आज बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने देखा 50-60 लोग ही देख रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अब वादा कर दिया है कि 82 जो आपकी पीडीएफ मतलब है लेसन्स हैं आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी में, वो आपके कंप्लीट करा दूंगा 31 मई तक। तो इतना तो मैं करवा ही दूंगा, भले अब कोई देखे या ना देखे। जो लोग 20-25 लोग भी जो भी ईमानदारी से देख रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो ईमानदारी से पढ़ेगा उसके लिए ये फायदा करेंगे। ये एग्जाम हॉल में बैठने पर ही पता चलेगा, उससे पहले कोई इसको फील भी नहीं कर सकता कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।